से प्रयोग करते हैं। जन्म के समय जब हम बच्चा का नामकरण करते हैं उस समय अपना गोत्र का प्रयोग करते हैं। शादी के समय हम गोत्र का प्रयोग करते हैं, दोनों पक्ष का देखते हैं, दोनों पक्ष को मिला के हम लोग गोत्र का प्रयोग करते हैं। सेम गोत्र, एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते असुर समुदाय में। मृत्यु के समय में भी गोत्र का प्रयोग किया जाता है। संस्कार संस्कृति जो होती है हमारी धार्मिक प्रवृत्ति का, पर्व त्योहार का, उसमें भी अपने परंपराएं को लेके अपना जब पूजा पाठ करते हैं अपना पद्धति के अनुसार, उस वक्त भी हम अपना टाइटल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से सभी हमको सोचने बोले अपने अपने 32 जो जनजाति हैं, हमने कई जनजातियों के साथ हमने काम किया है। लगभग मैं समझता हूँ 22 या 23 जनजाति हैं जो झारखंड की, उनके साथ हमने अपना अनुभव साझा किया है। और इसीलिए मुझे अनुभव है कि कहीं ना कहीं हमारे जितना 32 जनजाति झारखंड में है उनका 70 से 80% परंपराएं और रहन सहन खान पान सब चीज मिलता जुलता है। लेकिन एक तरह से समझा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपना स्थान परिवर्तन के वजह से कहीं ना कहीं हम भाषा का प्रयोग भी अलग करते हैं और हमारा रीति रिवाज भी थोड़ा थोड़ा अलग है। झारखंड अगर कहीं जाए तो सबसे ज्यादा जनजातियों में मुंडा है, संथाल, हो, गुलाम, ये बहुल इलाका में झारखंड में। लेकिन हर जगह हर जाति के परंपरा और मान्यताएं अलग अलग, हर जगह अलग अलग। चूंकि ये देवलोक की जो भूमि है, देवलोक एक शब्द है जो अपने आप में मनुष्य को एक जगह रहने से तोड़ती है। मुझे मेरी समझ आज तक जो मैंने प्रयास किया समझने का, देवलोक यह तो जो यहाँ की अवधारणा रही है उस अवधारणा पर मेरी व्यक्तिगत समझ है। आप लोगों की इस पर क्या समझ है देवलोक के विषय पर, हो तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और विशेष रूप पर आज इस कार्यक्रम में जो दायित्व है और हमें जिस पर संवाद करनी है वो है उत्पत्ति तथा गोत्र विधान, देवलोक तथा देवता संबंधी अवधारणाएं, दृष्टि संबंधी अवधारणाएं, धार्मिक कर्मकांड तथा परंपराएं, जन्मोत्सव, विवाह तथा मृत्यु के आदि अवसरों पर किए जाने वाले संस्कार। तो ये संस्कार है हमारे करीब 5 मुख्य बिंदु रही है और इस पर आज समाज के जो प्रतिनिधित्व के तौर पर आए हैं। अभी तक मेरे पास उरांव, मुंडा और चेरो तीन जनजाति का नाम आया है। एक नाम आ रहा था खड़िया से, मेरे पास नहीं आया है। जिन भाइयों के पास होगा वो मुझे देने का कष्ट करेंगे। और बाकी जो भी समुदाय के लोग अगर आए हैं तो अपना नाम दे ताकि आपको अपनी बात रखने के लिए समय दी जाएगी। तो कहने का मतलब है हमारा जो आज का जो विषय वस्तु है उत्पत्ति, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उत्पत्ति कैसे हुआ मनुष्य का, ये तो विज्ञान तय करेगा। विज्ञान जो तय कर चुका है हमको उसको मानना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि विज्ञान के बदौलत ही मनुष्य की उत्पत्ति का जो अध्ययन किया गया है वही शायद मान्य होनी चाहिए। गोत्र विधान, सभी जाति समुदाय में अपना अपना गोत्र है और गोत्र किसी न किसी प्राकृतिक मनुष्य का, आदिवासी समुदाय में, जनजातीय समुदाय में गोत्र का जो विधान आया वो कहीं ना कहीं उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं अपना खुद ब खुद टाइटल बताता हूं आपको। मेरी टाइटल मेंढक कहलाती है। जात का भले मैं असुर हूं। गोत्र में अगर जाइएगा तो हिंदी में इसको मेंढक कहते हैं और अपनी भाषा में बेंग कहते हैं।
बेंग। बेंग में भी 3 तरह का मानी जाती है। एक जल का बेंग होगा, एक पाट का, पथरीली का, और एक बड़ा बेंग। तो कैटेगरी अलग अलग है ना सबका। अब असुर में भी कहिएगा तो और भी जाति समुदाय में, असुर में देखिएगा तो और तरह का गोत्र होंगे वहां। अगर पूर्णतः हम एक सिलसिलेवार अगर हम चर्चा करें तो शायद गोत्र तो ही चर्चा करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा से कम नहीं लगेगा, क्योंकि 12-13 गोत्र के समुदाय में हैं तो समझ तो लगना ही है। इसीलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कह देना चाह रहा हूँ कि हर समुदाय में जो गोत्र है वो प्राकृतिक मनुष्य का जो पैदा हुआ और जिस परिस्थिति में, जिस मौसम में पैदा होता है, उस मौसम के अनुरूप उनका नामकरण किया जाता है। वही से वो गोत्र विधान का शुरुआत हुई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब नामकरण होता है हमारे समुदाय में तो किसका नामकरण करते हैं? अगर किसी का घर में लड़का पैदा हुआ तो बाप को छोड़ के दादा परदादा जितने भी पूर्वज चले गए हैं या तो हैं जिंदा, उनका नाम से हम लोग नामकरण का प्रवृत्ति शुरू करते हैं। पहले हमसे पहले अगर लड़की पैदा हुई तो दादी परदादी और क्या उससे पहले जितना भी आएंगे उनका नाम से उन्हीं का जो नामकरण होगा, उन्हीं का नामकरण करना तो उसका नाम दिया जाएगा। यानी कि बाप बेटा और माँ बेटी का भी नाम हमारे आदिवासी समुदाय में लगभग पहले की जो प्रवृत्ति रही है वो एक ही नाम हुआ करता है। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए आसान समझता हूँ कि हमारा जो जन्म के समय में जिस तरह से नामकरण किया जाता था उसमें मेरा पिताजी का नाम, मेरा नाम, मेरा चाचा का नाम, मेरा नाम, मेरा भाई का नाम और मेरा नाम, एक नाम। आज भी कहीं लिखी है एक किताब, साइंस संशोधन की वजह से नहीं निकल पाया मेरा किताब, मेरा जीवनी लिखी हुई थी। उस जीवनी में लिखा हुआ था पूरा, क्योंकि मेरा पूर्ण नाम था। नामकरण जो जिस समय मुझे संस्कार दी गई समाज में, उस समय जो मेरा नामकरण किया गया था वो नाम था फूडासुर। तो समाज में, अपने समाज में जिस तरह से पद्धति हमारी पद्धति रही है वो धीरे धीरे सभ्यता की ओर शिक्षित होने के साथ साथ हम अपने संस्कार को कहीं ना कहीं छोड़ते आ रहे हैं और शोध पर शोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने वस्तु स्थिति को बदलते जा रहे हैं। जन्म के समय, शादी के समय भी अगर हम किसी के साथ शादी विवाह करते हैं तो शायद आप लोग का समाज में क्या है प्रवृत्ति शादी करने का वो आप ही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन हमारे परंपरा में, असुर समुदाय में शादी की जो प्रचलन थी वो एक सामूहिक रूप में नृत्य का काम हुआ करता था। होली के ठीक 8 दिन बाद, और 8 दिन लगता था मेरा, दिन और रात एक ही जगह, एक ही अखाड़ा में नाचते थे लोग, जिससे उस नामकरण दिया गया था डोल जतरा। और डोल जतरा में ही एक दूसरे को लोग आकर्षित किया करते थे और वहीं से एक परिवार निकल के नए जिंदगी की ओर जाने का प्रयास करते थे। और उस परिस्थिति में, नाचने के क्रम में एक दूसरे को आकर्षित करने का जो प्रवृत्ति थी हमारे बीच में, वो करीब मैं समझता हूं कि 85-86 के बाद वो बंद हो गई। उससे पहले था हमारे बीच में, हमारा समुदाय से डोल जतरा करते थे और उस बीच में एक दूसरे को आकर्षित करना होता था। अगर लड़का किसी लड़की को पसंद किया, वो किसी ना किसी रूप से उसको आकर्षित करने का प्रयास अगर किया, और कुछ लोग मॉनिटरिंग करने का जो कार्य करते थे उनका अलग दायित्व था, और वे लोग पंच को सीधे बताते थे। पंच के लोग अखाड़े के चारों ओर बैठा हुआ करते थे। जितना पंच के लोग, अगर स्वेच्छा स्वीकार हुआ आकर्षित करने का जो कला है उस कला को, तो
तो ऊपर ही पंच के पास जाता और पंच वहां से सीधे आदेश देता कि बाबू तुम इस लड़की को ले जाओ घर, और सीधे घर ले जाया करते थे। अगर विरोध हुआ तो उस पर बहस होती थी पंचों के बीच, चाहे वो 2 दिन या 3 दिन, लेकिन अधिक से अधिक 3 दिन तक का समय रहता था। उसमें चर्चाएं होती थी और उस चर्चा के बाद अगर आपसी समझौता हो गया तो ठीक, अन्यथा उसी जगह से अलग कर दी जाती। ये परंपरा असुर समुदाय में जनजातियों के बीच में रहा। अब वहीं से जो परंपराएं चली, फिर पारिवारिक जिंदगी में हमारे समुदाय में इससे पहले शादी पहले नहीं होता था। उसके बाद लोग अनुभव करते थे इनकी जोड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार है या नहीं, एक अनुभव की जाती है। अगर वंश चलना का गुण है इसमें, तो शादी का, संस्कार का जो रीति रिवाज है वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर संभव नहीं हुआ तो उसे शिक्षा से अलग कर दी जाती है। ये हमारा समुदाय का एक कल्चर है। लंबा प्रक्रिया शादी का ही चलता है, वो चलता था और चलता है आज भी। अब तो फिर आधुनिक युग कहें या तो इस सभ्यता के युग में प्रवेश किए, तो वो संस्कार हमारा धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, वो समाप्ति होने की कगार पर है। कुछ हमारे नौजवान हैं आज भी इस परंपरा को चालू करने का प्रयास किए हैं हमारे बीच में। ये अच्छा प्रयास रहा है। हमने कहा कि ठीक है, प्रयास करो, हमारा समाज है, हम अपना अस्तित्व को क्यों खोएं। ये रही है। और जब मृत्यु संस्कार हुआ तो मृत्यु संस्कार में भी हम एक तरह से कही जाए तो हमारा समुदाय में बड़ी अजूब सा घटना घटी। लोग अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि कोई अगर दुनिया छोड़ के चला गया